ए पार्टिकल मूव्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वो, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म होती है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहला पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, सही स्टेटमेंट है, रॉन्ग नहीं है ये। द एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेलोसिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलेरेशन होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, वो लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी में हमेशा कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। द पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ये गलत है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से नहीं घूमता है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, ये जो भी क्वांटिटीज वेक्टर वाली होती हैं, जो भी डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, उनमें से कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक स्पीड और एक काइनेटिक एनर्जी। तो सी आंसर गलत हो गया, और गलत ही पूछ रहे हैं, तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी पार्ट। बाकी डी आंसर में क्या करें, द पार्टिकल मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेलोसिटी वेरिएबल होती है, लेकिन किस अकाउंट पे वेरिएबल होती है, वो होती है डायरेक्शन के अकाउंट पे वेरिएबल, ठीक है। डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी वेरिएबल है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो उसका फिक्स है। क्लियर। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। ए स्टोन इज टाइड विद ए स्ट्रिंग एंड इज रोटेटेड इन ए सर्किल हॉरिजॉन्टली, एक स्टोन है, उसको रस्सी से बांध के हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं। अचानक से अगर रस्सी टूट जाए तो स्टोन कहाँ मूव करेगा, स्टोन उधर मूव करेगा जिधर उसकी वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, तो हमेशा कहाँ मूव करेगा वो, टूटने के बाद टेंजेंशियल मूव करेगा। सो इट मूव्स टेंजेंशियल टू द मोशन। A particle moving along a circular path due to a centripetal force having constant magnitude is the example of, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो वो होता है mv² और इसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्पीड उसकी कांस्टेंट हुई। स्पीड कांस्टेंट हुई, डायरेक्शन तो बदल ही रही होगी क्योंकि सर्कुलर मोशन है, तो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है। तो क्या आंसर बनेगा, कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ मेक्स 600 आरपीएम, उसकी जो स्पीड है वो 600 आरपीएम है। इन हाउ मच टाइम इट विल कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कितनी देर में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक। तो जो स्पीड है वो आपको दी है 600 आरपीएम, तो उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं या रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, या बिना कुछ करे डायरेक्ट निकाल सकते हो। स्पीड दी है 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 600 रिवॉल्यूशन वो चक्कर लगा रहा है, पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड में। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगाएगा, तो एक रिवॉल्यूशन में टाइम जो लगाएगा वो आ जाएगा 60/600, तो ये आपका हो जाएगा 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में वो एक चक्कर लगा लेगा, बी पार्ट। ये व्हील हैविंग ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है, कितनी स्पीड से घूम रहा है वो स्पीड आपको दी है। एंगुलर रिटार्डेशन पूछ रहे हैं, एक मिनट में रोकने के लिए कितना एंगुलर रिटार्डेशन उसको लगेगा, तो एंगुलर रिटार्डेशन पूछ रहे हैं, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई काम नहीं है, ठीक। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 50 आरपीएम, ओमेगा नॉट है 50 आरपीएम, आरपीएम का मतलब इंटू 2π/60 रेडियन पर सेकेंड। 2 से 0 चला जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 5π/3, ये इनिशियल है। फाइनल कितनी होगी, 0, रोक देना है। कितनी देर में रोक देना है, टाइम दिया 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में रोक देना है। तो रिटार्डेशन कितना होगा, तो जो अल्फा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो ये आपका आ जाएगा -5π/60 × 3। 5 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, तो ये आ गया -π/36। माइनस क्या बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, π/36 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने खुद ही रिटार्डेशन क्या दे रहे हो, तो माइनस लगाने की अब जरूरत नहीं है। आंसर क्या बन जाएगा आपका, ए पार्ट। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के टर्म, वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या होगा, तो जरा समझिए। मान लिया ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, वेलोसिटी या स्पीड आपकी इस डायरेक्शन में और स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर। नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो जो टोटल एक्सेलरेशन आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो टोटल एक्सेलरेशन यहाँ मिलेगा आपको, ये बनेगा आपका टोटल एक्सेलरेशन।
अब यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एक्यूट एंगल है, और जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट होता है तब उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। जब एंगल 90 होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जब एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? सी पार्ट। ए पार्टिकल मूव्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन ए सर्किल। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमे जा रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। अब क्या चीज कंजर्व रहेगी? मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मोमेंटम खाली लिखा है तो ये लीनियर मोमेंटम हुआ, और लीनियर मोमेंटम इसलिए कंजर्व नहीं हुआ क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो बदल ही रही होगी। लीनियर मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। यहाँ फोर्स तो लग ही रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। क्या चीज कंजर्व रहेगी? आपकी एनर्जी। सो योर आंसर इज ए पार्ट। हाँ, अगर यहां लिखा होता एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता। एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट इसलिए कंजर्व हो जाता क्योंकि सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 होता। टॉर्क इसलिए 0 होता क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर से ही पास करता है। जब वो सेंटर से ही पास करेगा तो सेंटर के अबाउट उसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। तो एनर्जी कंजर्व होगी। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर वो भी कंजर्व हो सकता है। बट यहाँ लिखा है खाली मोमेंटम। खाली मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? खाली मोमेंटम जब लिखा होता तो उसको लीनियर मोमेंटम समझते हैं। ठीक। An object is moving in a circle of radius 100 meter with a constant speed of 31.4 meter per second. What is the average speed for one revolution? Average speed पूछ रहे हैं। तो जब स्पीड कांस्टेंट, ढंग से समझना, जब स्पीड कांस्टेंट है तो किसी भी टाइम इंटरवल, किसी भी डिस्टेंस के लिए अगर आप एवरेज स्पीड पूछोगे तो एवरेज वैल्यू वही तो आएगी जो कांस्टेंट है। कोई चीज़ बदल ही नहीं रही है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू सब कुछ सेम ही होगी। तो एवरेज स्पीड आपकी 31.4 ही आएगी। So your answer is B part. A bucket full of water is rotated in vertical circle of radius r. अगर हम चाहते हैं कि पानी स्पिल ना हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो हम कई बार निकाल चुके हैं। रस्सी स्लैग ना करे या पानी स्पिल ना हो, एक ही बात है। तो टॉप मोस्ट स्पीड इतनी होनी चाहिए कि पानी पे लगने वाला बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले उसके वेट को बैलेंस कर ले। तो इक्वेशन वही बनेगी कि mv² अपॉन r, ये जो पानी पे लगने वाला बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये कम से कम उसके पानी के वेट को बैलेंस कर ले। अगर पानी का वेट ज़्यादा हो जाएगा तो पानी नीचे गिर जाएगा। तो कम से कम कितनी स्पीड चाहिए? तो वो आपकी स्पीड आ जाएगी √rg। सो योर आंसर इज ए पार्ट। A car when passes through a convex bridge with a velocity v exert a force on it which is equal to, ठीक है, convex bridge बनाते हैं पहले। ये convex bridge है, ठीक है। इसके ऊपर से ये कार मान लिया यहाँ से मूव कर रही है, तो क्या क्या फोर्स लगेंगे इस पे? तो नीचे की तरफ तो लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन, और कार के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा mv² अपॉन r। तो अगर हम कार के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो नेट फोर्स तो 0 होगा कार के रिस्पेक्ट में। ये सब कुछ कार के रिस्पेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस mv² अपॉन r जो है वो किससे बैलेंस हो रहा होगा? mg से। ये है विद रिस्पेक्ट टू कार। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगता है जब आप सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे होते हैं। तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो आपका आ जाएगा mg माइनस mv² अपॉन r। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है? तो ये फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रिज सरफेस ऑन द कार, ठीक, यही आपसे पूछा गया कि ब्रिज सरफेस ने कार पे कितना फोर्स लगाया, कार ने ब्रिज सरफेस पे कितना फोर्स लगाया, वो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। तो आपका आंसर क्या बनेगा? mg माइनस mv² अपॉन r, ठीक। अगर यही सरफेस आपकी इस तरह की होती, यही सरफेस इस तरह से हो जाती, इस तरह से होती, ठीक, और कार यहां से निकल रही होती, तब नॉर्मल रिएक्शन जो होता वो mg प्लस mv² अपॉन r हो जाता। तब नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होता, mg भी नीचे लग रहा होता, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सेंटर से बाहर की तरफ लगता है तो mv² अपॉन r। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आता वो mg प्लस mv² अपॉन r आ जाता। अब यहां से समझिए, तो पहले केस में कार ने सरफेस को ज्यादा दबाया कि दूसरे केस में कार ने सरफेस को ज्यादा दबाया? ऑब्वियसली दूसरे केस में कार ने सरफेस को ज्यादा दबाया। तो इस तरह की अगर सरफेस होगी तो ब्रिज टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे।
इसलिए ब्रिज कभी भी इस तरह की सरफेस का नहीं बनाया जाता है। ब्रिज जो बनाए जाते हैं, ओवर ब्रिज, वो हमेशा इस तरह की सरफेस का बनाए जाते हैं। और उसमें कंसेप्ट सिंपल है, जितनी तेज स्पीड से आप निकालोगे उतना टूटने के चांसेस कम रहेंगे। समझ लीजिए इस बात को, जितनी स्पीड तेज निकालोगे उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा, जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो वेट को बैलेंस कर लेगा, उतना उतना इस ब्रिज पे लोड कम पड़ेगा, उतना ब्रिज के टूटने के चांसेस कम होंगे। तो अगर कॉनकेव ब्रिज है और आप चाहते हो कि वो उसके, आपको डर लग रहा है कहीं वो टूट ना जाए, तो आप शुरुआत से तेज स्पीड से निकालिए उसके ऊपर से, ठीक, ताकि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा रहे, आपको वो हवा में बना के रखे और एमजी की को काफ़ी हद तक बैलेंस कर ले, तो ब्रिज पे लोड ना पड़े। और अगर नीचे वाला ब्रिज हुआ तो ये जितनी तेज स्पीड से निकालोगे उतना ज़्यादा लोड पड़ेगा और ये ब्रिज टूट जाएगी। तो उसमें तो आपको बहुत स्लो स्पीड से निकालना होगा। इन 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। 1 सेकेंड में जो पार्टिकल है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, इस तरह से सर्कुलर मोशन करता हुआ जा रहा है, ठीक है। इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो डायमीटर होगा 2 मीटर और टाइम है 1 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। ए फैन मेक्स 2400 आरपीएम, इनिशियल स्पीड आपको दी हुई है। इफ आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में रुक जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, कितनी दी है, तो 2400 आरपीएम। और पूछ रहे हैं कितने चक्कर लगाएगा वो रुकने से पहले, तो इसको आरपीएम को मैं आरपीएस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। 60 से मैंने डिवाइड कर लिया, तो ये 40 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ये लगा रहा होगा इनिशियल वेलोसिटी, और 10 सेकेंड में ये रुक जा रहा है। कितने टाइम में रुक जा रहा है, 10 सेकेंड में ये रुक जा रहा है। तो हम एंगुलर रिटार्डेशन निकालेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, एंगुलर रिटार्डेशन हम निकालेंगे, तो ये जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो एंगुलर रिटार्डेशन आया -4 और यूनिट बनेगी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछ रहे हैं कितने चक्कर लगा के रुक जाएगा, तो हम थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल है 40, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा आपका है -4 और आपको थीटा पूछा गया है। सारी यूनिट्स मैंने रिवॉल्यूशन पर सेकंड में लिखी हैं, तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ही आएगा, तो यहाँ से थीटा आपका आ जाएगा 1600/8। तो 200 चक्कर लगाने के बाद रुकेगा, 200 चक्कर लगाएगा वो। सी पार्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स ऑफ द ट्रैक इज 1.67 मीटर। ये ब्रॉड गेज लाइन है, मीटर गेज की जो डिस्टेंस होती है वो 1 मीटर के 1 मीटर होती है, नैरो गेज की 1 मीटर से भी कम होती है, और ये 1 मीटर से ज़्यादा है, तो ये ब्रॉड गेज लाइन है 1.67 मीटर। हाउ मच द आउटर रेल बी एलिवेटेड फॉर ए कर्व ऑफ रेडियस 0.5 किलोमीटर रेडियस, सो दैट द ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर कैन टेक द सेफ टर्न। ठीक है, तो क्या क्या दिया आप समझिए। डिस्टेंस आपको दिए दोनों ट्रैक्स के बीच की डिस्टेंस, एक ट्रैक मान लिया यहाँ बिछाया और एक ट्रैक आपने यहाँ बिछाया, तो थोड़ा ऊपर उठा के बिछाया होगा ताकि एलिवेटेड बैंक्ड रेलवे ट्रैक बन जाए। और हाइट आपसे पूछ रहे हैं, और ये डिस्टेंस आपको दी है 1.67 मीटर। तो ये हम थीटा से कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे थीटा से, तो जो वेलोसिटी होती है वो होती है √r/g tan थीटा। तो यहाँ से हम निकालेंगे tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा v²/rg। खुद से करना है आपको, समझ लीजिए। और थीटा जब स्मॉल होते हैं तो tan थीटा sin थीटा सब बराबर होते हैं, तो वहाँ से आप tan थीटा निकालो, वही किसके बराबर होगा, sin थीटा के बराबर। और sin थीटा आपका आ जाएगा h/ हाइपोटेन्यूज है 1.67, और यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, वो हाइट फाइंड कर लोगे। क्लियर, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, सारी वैल्यूज आप डालो। वेलोसिटी की यूनिट सही कर लेना, वेलोसिटी आपको दी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 15 मीटर पर सेकेंड आपकी बन जाएगी। रेडियस आपको दिए 5.5 किलोमीटर, तो 500 मीटर रेडियस हो गई। जी की वैल्यू आप 10 डालना, सब कुछ सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा। ए कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड टेक्स ए टर्न। सर्कुलर पाथ पे कार मूव कर रही है और एक टर्न ले रही है वो, ठीक है। इफ R1 एंड R2 बी द रिएक्शंस ऑन द इनर एंड आउटर व्हील्स रिस्पेक्टिवली। जरा समझिए, डायग्राम बना के समझाता हूं मैं आपको।
इस तरह एक रोड है, ढंग से समझिए, पहले रोड कैसी है सारी चीज़ें समझिए। एक रोड है और ये कार इस तरह से टर्न ले रही है, कार मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो कार का पीछे से जो देखेंगे बैक व्यू है, ठीक है। फ्रंट व्यू नहीं है, टॉप व्यू नहीं है, साइड व्यू नहीं है, बैक व्यू है। पीछे से जो कार देखेंगे वो हमें कार दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह से एक कार है। ये इसके व्हील्स हैं, पीछे वाले जो पहिए जो दोनों दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक। इस तरह से ये दो रेड लाइट्स हैं इसकी, ये और ये नंबर प्लेट है, ठीक। और ये कार है वो इस तरह से मूव कर रही है। तो ये दो पहिए जो हैं, इन यहाँ से इनर वाला जो है उससे लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो R1, यहाँ से जो लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है वो है R1, और इस आउटर व्हील से जो लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है वो है R2, और इनको कंपेयर कराएगा। तो आप जरा समझिए इस पर क्या क्या फोर्सेज और लगेंगे। सेंटर से लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, और सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो ये वाला पॉइंट है, समझ पा रहे हैं आप, जो ये वाला पॉइंट है, जो दूसरा वाला बाहर की तरफ वाला जो पहिया है उसके अबाउट कार टर्न करने की टेंडेंसी होगी, कार को इस तरह से पलटने की टेंडेंसी होगी। अगर बहुत तेज स्पीड में घूमी कार और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क ज़्यादा हो गया तो इस पॉइंट के अबाउट पलट जाएगी और यहाँ से ये उड़ जाएगी। इसका मतलब R2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और R1 कम हो रहा होगा। जितनी आप स्पीड बढ़ाते जाओगे R1 कम होता जाएगा, और अगर कार पलटने वाली टेंडेंसी में आगे बाहर की तरफ पलटती है तो ये R1 आपका घट के 0 हो जाएगा, ठीक। तो R2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और R1 आपका कम होगा। अगर आप कार पलटी गई, टॉपल होने की स्टेट में आई गई, तो R1 घट के हो जाएगा आपका 0। क्लियर? सो योर आंसर इज R2 इज ग्रेटर देन R1, सो आंसर इज बी पार्ट। एन अनबैंक्ड कर्व हैज ए रेडियस ऑफ 60 मीटर। अनबैंक्ड है, हॉरिजेंटल सरफेस है, 60 मीटर का रेडियस है। मैक्सिमम स्पीड पूछ रहे हैं, कार जो है वो टर्न ले ले बिना स्किड करे, बिना टॉपल करे, इफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया 0.75, ठीक। तो मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो होती है √μ/g हॉरिजेंटल सरफेस पे। म्यू की वैल्यू कितनी दी है, वो दी है 0.75, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, रेडियस दी है 60 मीटर और जी की वैल्यू हम मान लेते हैं 10। तो ये पॉइंट दोनों हटाएंगे तो ये दोनों ज़ीरो ख़त्म हो गए। तो ये आपका आया 75 और ये आया 6। 75 को हम लिख सकते हैं 25 × 3 × 6। तो यहाँ से एक तो 5 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2। तो 15√2 आंसर आएगा आपका। √2 की वैल्यू आप डालोगे 1.4 के आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है कि 21-22 के आसपास आंसर आपको मिलेगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट, 21 मीटर पर सेकेंड। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड v। इन मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, द मोमेंटम कितने से चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज होगी, वो आप समझिए। तो बहुत ही आसान है, ये सर्कल बन गया और एक कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही। जब यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही, स्पीड नहीं चेंज हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज होगा नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम में चेंज होगा। तो m मास v की स्पीड से घूम रहा था। अब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा यहाँ पे, तो ये m मास v की स्पीड इसमें नीचे की तरफ होगी। तो चेंज इन मोमेंटम जो आपका आएगा वो 2mv आ जाएगा। कैसे, वो समझिए, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2mv होगा। अगर मैं ये कहूँ मैंने नीचे वाली डायरेक्शन मान ली पॉजिटिव, तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो होगा -mv और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो होगा +mv। तो इनमें डिफरेंस कितना आया, जो फाइनल मोमेंटम होगा वो होगा आपका +mv। तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो जो चेंज आएगा वो आपका आ जाएगा 2mv। तो मोमेंटम में चेंज 2mv के बराबर हुआ, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A motorcyclist riding at a speed of 36 km/h has to turn a corner। एक कॉर्नर पे उसने टर्न लेना है और लीस्ट रेडियस पूछ रहे हैं कर्व की। He should follow for safe traveling if the coefficient of friction between the tires and the road is mu। ठीक, तो स्पीड आपको पता है 36 km/h, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे
तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो दिया है वो आपको दिया 0.2, और पूछ रहे हैं कि रेडियस पूछ रहे हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट म्यू आर जी। बैंकिंग हम जो साइकिलिस्ट मोटरसाइकिलिस्ट जो बैंड कर लेता वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि सीधे सीधे ही उसने घुमा दिया। ठीक, तो आर जो यहाँ से आ जाएगा वो आपका आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन म्यू जी। तो वी स्क्वायर बन जाएगा आपका 100, म्यू है आपका 0.2 और जी की वैल्यू 10। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, पॉइंट हटाएंगे फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 50 मीटर की रेडियस में वो घूमेगा। अगर उसने मोटरसाइकिलिस्ट को बैंड नहीं किया, झुकाया नहीं है, अदरवाइज तो झुका के बैंड करते हैं तो उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप बिना झुकाए घुमा रहे हो तो कम से कम 50 मीटर की रेडियस में आपको घूमना पड़ेगा, तब जाके आप उस कॉर्नर को निगोशिएट कर पाओगे। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ए सर्कुलर कर्व ऑफ ए हाईवे इज डिजाइन फॉर ए ट्रैफिक मूविंग एट ए 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कितने ट्रैफिक के लिए डिजाइन किया गया है? 72 किलोमीटर पर आवर के लिए। 72 का मतलब होता है आपका 20 मीटर पर सेकंड के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे ही रखी है, एंगल ऑफ बैंकिंग आपसे पूछ रहे हैं तो बहुत आसान है। वी जो होता है वो एंगल ऑफ बैंकिंग के हिसाब से क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो स्पीड है आपकी 20, रेडियस है आपकी 100 मीटर, जी की वैल्यू भी हम मान लेते हैं 10 इंटू टेन थीटा। स्क्वायर कर लेते हैं तो इधर तो आ जाएगा आपका 400, और नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। तो अब ये आपका 10 थीटा आ रहा है, तो 10 थीटा आ रहा 4/10 मतलब 2/5। थीटा इज 10 इनवर्स 2/5। ये बनेगा एंगल ऑफ, करेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सर्कुलेटिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r हैविंग एंगुलर मोमेंटम l अबाउट द सेंटर। तो सेंट्रिपिटल फोर्स पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में। तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, और जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो होता है mv स्क्वायर अपॉन r। अब हमको एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में करना है, तो ऐसा कर लेते हैं कि इसमें एक m से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, एक m से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक r स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, एक r स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि ऊपर एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर बन जाए, और नीचे फिर क्या आ जाएगा? तो नीचे आ जाएगा आपका mr³। सो योर आंसर इज सी पार्ट। एक कोनिकल पेंडुलम है, उसकी लेंथ l है, एंगल थीटा बना रहा है वर्टिकल से और घूम रहा है, और टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। तो कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो सिंपल पेंडुलम से मैच करता है अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। अब l जो होती है उसकी इफेक्टिव लेंथ होती है। इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? तो l लेंथ की अगर स्ट्रिंग है और वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका आ जाएगा, वो आ जाएगा l cos थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? l cos थीटा। फिर से समझ लीजिए, कॉनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से मैच करता है, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। बट l कौन सी लेते हैं यहाँ पे? l लेते हैं इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव वर्टिकल लेंथ। तो l अगर लेंथ है, थीटा एंगल है, तो l cos थीटा लेंथ बन जाएगी। ठीक, तो ये आंसर बनेगा ए पार्ट। ठीक, दूसरी बात, इस पेंडुलम और उस पेंडुलम में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो पेंडुलम है इसमें ये जो मास है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, जबकि सिंपल पेंडुलम का जो मास होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है इनमें। ऐसा मत समझना कि दोनों पेंडुलम है तो दोनों एक ही जैसे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कोनिकल पेंडुलम है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, जबकि सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, एसएचएम कर रहा होता है। A body of mass 1 kg is moving in a vertical circular path of radius 1 मीटर। एक बॉडी है उसका मास 1 kg है और वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है 1 मीटर रेडियस में। डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। ठीक, अब आप समझिए, एक ही लाइन में हम आंसर लिखेंगे। ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक पार्टिकल है m मास का r की रेडियस में घूम रहा है। ठीक, और इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी कितना कम हुई होगी, ये उतना ही तो कम हुई होगी जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और वो कितना हो जाएगा? तो वो होता है mgh।
h आपका डायमीटर के बराबर है जो कि 2r के बराबर है। तो मास हो गया 1 kg, g की वैल्यू 10, मास हुआ 1 kg, जी की वैल्यू 10, और जो हाइट है वो 2 टाइम्स रेडियस के बराबर है, तो वो 2 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू 20 जूल्स। सो योर आंसर इज ए पार्ट। A particle is moving in a circular path of radius 5 meter with uniform speed of 5 meter per second. What will be the average acceleration when particle completes half revolution? जब particle आधा revolution complete कर लेता है तो average acceleration कितना होगा? ठीक, आराम से समझिए आप, बहुत ही आसान है। मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पे वेलोसिटी v होगी ऊपर की तरफ, जब आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके जब ये पॉइंट बी तक पहुंचेगा तो वेलोसिटी हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक, इसमें टाइम कितना लगा होगा आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में? तो आधा रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस होती है पाई आर, और v स्पीड से घूम रहा है, इतना टाइम लगा होगा। तो आपसे एवरेज एसलेशन पूछ रहे हैं, तो एवरेज एसलेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब पहले वेलोसिटी v थी ऊपर की तरफ, अब वेलोसिटी v हो गई नीचे की तरफ, तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा 2v अपॉन टाइम। कितना लग रहा है? तो टाइम लग रहा है पाई आर अपॉन v, तो v एक और ऊपर पहुंच गया, तो एवरेज एसलेशन आपका आया 2v² अपॉन पाई आर। सारी वैल्यू डाल देते हैं। 2v² तो हो जाएगा आपका 25 अपॉन पाई आर, रेडियस भी आपको दिए 5 मीटर, तो 5 से कैंसिल करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन पाई। सो योर आंसर इज एवरेज एक्सेलरेशन इज 10 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर आंसर इज डी पार्ट। If the angle banking angle of curved road is given by, angle of banking दिया है tan थीटा 3/5, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 6 मीटर दी हुई है, और सेफ ड्राइविंग स्पीड पूछ रहे हैं कितनी होनी चाहिए। शुड नॉट एक्सीड, अभी क्वेश्चन ना थोड़े गलत हैं ये, शुड नॉट एक्सीड वाले कंसेप्ट ही नहीं है। बिना फ्रिक्शन के जो स्पीड होती है वो एक ऑप्टिमम स्पीड होती है, वो मैक्सिमम स्पीड नहीं होती है। उस स्पीड से ज़्यादा करोगे तब भी खतरा है, उस स्पीड से कम करोगे तब भी खतरा है। कम करोगे तो अंदर की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी है, अंदर की तरफ स्लिप हो ही जाओगे क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं, और उससे तेज चलाओगे तो बाहर की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी है। तो ये जो क्वेश्चन इस तरह से बनाए गए ना, देन द सेफ ड्राइविंग स्पीड शुड नॉट एक्सीड, तो ये शुड नॉट एक्सीड नहीं होना चाहिए, यहाँ सिर्फ इतना होना चाहिए, देन द सेफ ड्राइविंग स्पीड शुड बी, कितना होना चाहिए। तो ये शुड नॉट एक्सीड यहाँ नहीं होना चाहिए। कितनी होगी सेफ ड्राइविंग स्पीड? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा √RG tan थीटा, और ये ऑप्टिमम स्पीड होती है, ये मैक्सिमम या मिनिमम स्पीड नहीं है। आर कितना? रेडियस ऑफ कर्वेचर है 6 मीटर, जी की वैल्यू है 10, tan थीटा है 3/5, तो 5 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 36, और ऑप्टिमम ड्राइविंग स्पीड है आपकी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 18/5, तो ये आप 5 से कैंसिल करोगे तो ये आपका बनेगा 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 1821 के आसपास आपका आंसर बन जाएगा। सी पार्ट मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना, वो आ जाएगा। ए मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर ऑन ए फ्लैट रोड टेक्स ए टर्न ऑन ए रोड एट ए पॉइंट वेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी हुई है, आपको स्पीड दी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी दी हुई है, और कितने एंगल से बेंड कर जाएगा वो वर्टिकल से वो पूछ रहे हैं। तो tan थीटा जो एंगल ऑफ बेंडिंग होता है वो होता है v² अपॉन RG। ठीक है, अगर साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट या साइकिलिस्ट बेंड करेगा तब जाके टर्न लेगा वो, तो tan थीटा होता है v² अपॉन RG। अब कार ऐसे बेंड हो नहीं पाती तो इसके लिए हम रोड को बेंड कर देते हैं। ठीक है, साइकिल की तरह जब साइकिल जो झुक जाती है, मोटरसाइकिल झुक जाती है, कार तो नहीं झुक पाती है, तो इसलिए हम किसको बेंड कर देते हैं? हम सड़क को ही बेंड कर देते हैं। तो यही एंगल ऑफ बैंकिंग बनता है और यही एंगल ऑफ बेंडिंग बनता है इन केस ऑफ साइकिलिस्ट, v² अपॉन RG। v² कितना हो जाएगा? तो वेलोसिटी है 144, प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 144 इंटू 5/18, तो 8 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो ये आपका बनेगा 40 मीटर पर सेकेंड, ये बन गई स्पीड। तो 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 अपॉन रेडियस है आपकी 40 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, तो tan थीटा आ गया 4, सो थीटा इज tan इनवर्स 4, और ये बहुत खास आंसर है tan इनवर्स 4, ये 76 डिग्री होता है। और ये खास इसलिए है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम 76 डिग्री पे फेंकते हैं पार्टिकल को तो मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों बराबर हो जाती हैं। A train has to negotiate a curve of radius 800 meter.
800 मीटर का कर्व ट्रेन को घुमाना है, और कह रहे हैं बाई हाउ मच हाइट शुड द आउटर रेल को हम कितना रेज करें इनर रेल के रिस्पेक्ट में। रेल के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर दी है ताकि स्पीड जो है 96 किलोमीटर पर आवर आराम से घूम जाए। तो सबसे पहले स्पीड को प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, 96 इंटू 5/18। तो 18 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 96 है। ये पूरा जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? तो ये पूरा कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये आपका 26.66 या 27 के आसपास आपको मिल जाएगी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ठीक, कितना उठाएंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा होगा आपका v²/rg। टेन थीटा, थीटा जब स्मॉल होता है तो टेन थीटा ही आपका साइन थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा आपका बनेगा h अपॉन, और उसकी लेंथ दी है 1 मीटर। ठीक है, जो ट्रैक्स के बीच का गैप दिया वो 1 मीटर दिया। तो सारी वैल्यू डालो, आप सॉल्व करो, और आपको यहाँ से ये हाइट मिल जाएगी। A car wheel is rotated to a uniform angular acceleration about its axis. Initially its angular velocity is 0। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो है 0, और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से इसको घुमा रहे हैं हम। ठीक, पहले 2 सेकंड में कह रहे हैं θ1 रोटेट किया है, तो अगले 2 सेकंड में जो है वो θ2 रोटेट किया है। तो ये तो हमें पता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और टाइम इंटरवल अगर आपने बराबर लिए हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं उनका रेशियो 1:3:5 होता है। तो जो θ2 होगा वो 3 टाइम्स θ1 हो जाएगा। अगले 2 सेकंड तक और घुमाते आप इसको, और अगले 2 सेकंड में मान लिया उसने θ3 कवर किया होता, तो ये 5 टाइम्स θ1 हो जाता। उनका जो रेशियो होता है वो 1:3:5 इस रेशियो में होता है। तो θ2 अपॉन θ1 क्या बनेगा आपका? सी पार्ट। ए पेंडुलम bob on a 2 meter string is displaced by 60 meter from the vertical and then release. What is the speed of the bob as it passes through the lowest point in its path? आराम समझिए, बहुत ही सिंपल है। ये पेंडुलम बॉब थी, और उसको आपने कितने एंगल तक डिस्प्लेस किया? तो 60 डिग्री तक आपने उसको डिस्प्लेस किया, और वहां से रिलीज किया। तो जब ये वापस ऐसे स्विंग करती हुई आएगी तो उसके पास स्पीड कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन। या अगर आपको ये हाइट पता लग जाए ये हाइट कितनी होगी, तो सीधे √2gh लगा देना आप, क्योंकि √2gh भी एनर्जी कंजर्वेशन से ही भी आता है। तो हाइट हम निकाल लेते हैं। अगर इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2 cos 60। cos 60 हाफ होता है, तो ये 1 मीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब हाइट भी आपकी 1 मीटर बची। अब 1 मीटर से अगर आप बॉल गिराओगे तो उसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो फॉर्मूला वही √2gh, g की वैल्यू 10, और h हम ले लेते हैं कितना है? 1 मीटर, तो √20। अब √20 जो होगा वो 4 पॉइंट समथिंग होगा, 5 तक तो पहुंचेगा नहीं, 4 से ज़्यादा होगा, 5 से कम होगा, एक ही आंसर है, 4.43 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? A bob of 0.2 meter pendulum describes an arc of circle in a vertical plane। वर्टिकल प्लेन में एक सर्कल, पूरा नहीं सर्कल है, एक आर्क है सिर्फ इसका, और टेंशन इन द कॉर्ड इज √3 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉब व्हेन द कॉर्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, पहले डायग्राम बनाएंगे ढंग से, तब समझेंगे इसको क्या सिचुएशन है। कह रहे हैं जब बॉब वर्टिकल से 30 डिग्री पे होती है तब इसके अंदर का जो टेंशन है वो √3 टाइम्स mg के बराबर है। क्लियर? और पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इन दैट पोजीशन। उस पोजीशन में एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है, अब आराम से आप समझिए। तो इस टेंशन की हेल्प से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक तो फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा mg, वो एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। तो इधर जो कंपोनेंट आया वो एक तो आ गया mg cos 30, यानी mg √3/2। साथ में अगर v स्पीड से घूम रहा है, v स्पीड से घूम रहा है, तो इधर एक फोर्स और लग रहा होगा mv²/l या r। अगर r इसकी रेडियस है तो mv²/r। और इधर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg sin 30, sin 30 होता है 2 हाफ, तो ये हो गया mg/2 हाफ होता है। ठीक, अब इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स बैलेंस करें अलोंग द स्ट्रिंग,
तो ऊपर जो लग रहा है टेंशन है वो है √3 mg के बराबर, और इस तरफ लग रहा है आपका mg√3/2 प्लस mv²/r। तो m और m कैंसिल, मैं v²/r ही निकालना चाह रहा हूँ डायरेक्ट, मुझे v नहीं चाहिए, मुझे v²/r ही चाहिए, मुझे एक्सेलरेशन ही चाहिए। तो यहाँ से जो v²/r आ जाएगा वो आएगा √3mg माइनस √3g/2, सॉरी m तो कैंसिल आउट हो गया, √3g माइनस √3g/2, तो ये आपका बचा √3g/2। तो ये तो बन गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है mg/2, और उसको मास से डिवाइड करोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया g/2। तो ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन, तो टोटल एक्सेलरेशन जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा √ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3g/4, 3g²/4, और टेंजेंशियल का स्क्वायर तो ये हो जाएगा g²/4, तो ये आ गया √g², तो ये g के बराबर आ गया। तो जो टोटल एक्सेलरेशन आपका आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो g के बराबर आ रहा है। सो योर आंसर इज, क्वेश्चन इस तरह से सेट किया है ताकि वो आंसर आए, ठीक है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर।